जैसा कि आपको पता है कि द हिंदू में जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं विशेष रूप से संपादकीय वे आपके सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। आज द हिंदू के एडिटोरियल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गई है और यह है कोलंबो का ईस्ट कंटेनर टर्मिनल। कोलंबो बंदरगाह में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है और वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है, ठीक है। और कुछ वर्षों पहले ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने की जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार के द्वारा जापान और भारत को दी गई थी। एक त्रिपक्षीय समझौता था, लेकिन कुछ दिनों पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री श्री महेंद्र राजपक्षे के द्वारा एक बैठक की गई और यह निर्णय लिया गया कि कोलंबो के ईस्ट टर्मिनल का संचालन जो है, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का संचालन श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, जो वहाँ की सरकारी एजेंसी है। जबकि भारत और जापान को भी इसमें संचालन का अधिकार था। इस तरीके से श्रीलंका के द्वारा एक तरह से समझौते का उल्लंघन किया गया है। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया भारत और जापान के द्वारा व्यक्त की गई है। भारत के राजदूत ने कोलंबो में स्पष्ट रूप से कहा है कि श्रीलंका के द्वारा उस समझौते का पालन किया जाना चाहिए जो भारत, जापान और श्रीलंका के बीच हुआ है और इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन महेंद्र राजपक्षे इस मुद्दे पर संभवतः निर्णय ले चुके हैं। यह भी अंदर से खबर आ रही है कि संभवतः इसी कैबिनेट की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जापान और भारत के साथ रिश्ते खराब ना हो, इसके लिए कंपनसेशन के रूप में श्रीलंका सरकार ने कोलंबो पोर्ट के वेस्ट टर्मिनल को विकसित करने का प्रस्ताव भारत और जापान को देने का फैसला लिया है। हालांकि यह अस्पष्ट है कि इस पर निर्णय हुआ है या नहीं। लेकिन जैसा अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो चीन का अत्यधिक प्रभाव श्रीलंका पर रहा है। आपको पता ही होगा, चीन ने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा लिया है और कर्ज नहीं चुका पाने के कारण वर्ष 2016 में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा भी कर लिया था। और भारत और जापान का अगर रोल को देखा जाए श्रीलंका के मामले में, तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका श्रीलंका के विकास में अत्यधिक रही है। जापान की ओर से अगर देखा जाए तो यहाँ यह स्पष्ट है कि जापान के द्वारा श्रीलंका को अब तक 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ऋण दिया जा चुका। दूसरी ओर जापान के द्वारा अनुदान के रूप में 300 बिलियन डॉलर भी श्रीलंका को प्रदान किए गए हैं। इसी तरह अगर भारत के योगदान को देखा जाए तो विशेष रूप से मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में श्रीलंका के साथ संबंध को अत्यधिक महत्व दिया है और श्रीलंका को ऋण प्रदान करने के लिए एक नई क्रेडिट लाइन का भी विकास की प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। कोविड-19 के दौरान भारत के द्वारा श्रीलंका को विशेष रूप से सहायता प्रदान की गई थी और वर्तमान में वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की जा रही है। लेकिन श्रीलंका के द्वारा जो है प्रस्ताव वापस लिया गया है, इसमें दो कारण हो सकते हैं। या तो वह हम्बनटोटा में जो अनुभव कर चुका है, क्योंकि चीन के द्वारा उस बंदरगाह पर कब्जा कर लिया गया था, उसी स्थिति वह फिर उत्पन्न नहीं होने देना चाहता, यानी कि वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। और दूसरा यह भी हो सकता है कि वह चीन के दबाव में ऐसा फैसला लिया हो। लेकिन जो भी हो, यह भारत के हितों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भारत के अधिकांश व्यापार श्रीलंका के रास्ते से ही होते हैं और यह बहुत ही बड़ा अवसर था भारत के लिए। अगर श्रीलंका अपने फैसले को वापस नहीं लेता है तो यह अवसर से भारत चूक जाएगा। इस आर्टिकल से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आप यहाँ से मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए कई प्रश्न बनते हैं।
कुछ कठिन वर्डों को देख लीजिए। सॉल्वेज, SLVAGE यानी कि खराब स्थिति में सुधार करना। एक्रिमनी, कटुता, ACRIMONY, कटुता। ऑस्टेंसिबल, काल्पनिक, ठीक है, OSTENSIBLE, ऑस्टेंसिबल। अब चलिए दैनिक जागरण के संपादकीय पर कुछ चर्चा कर ली जाए। यहाँ दो संपादकीय को मैंने आज महत्व दिया है। एक उत्तराखंड त्रासदी के संदर्भ में है और दूसरा अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके द्वारा बजट के संदर्भ में कुछ विचार रखे गए हैं, जिसमें बहुत सारे डाटाज थे। उस सारे आंकड़े जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो पहले हम लोग बजट पर चर्चा कर लेते हैं अमित शाह की नज़रों से। तो यहाँ सबसे पहले कृषक आंदोलन को देखते हुए संभवतः कृषि को सबसे प्रमुखता देने के लिए अपने संपादकीय लेख में उन्होंने कृषि को सबसे ऊपर रखा है। अमित शाह के अनुसार इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार कृषकों के आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित रखी है और इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। जैसे कृषि ऋण 16.5 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। एक लक्ष्य रखा गया है, इसमें कितने प्रदान किए जाएंगे देखा जाए। ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए 30 से 40 हज़ार करोड़ रुपए की खर्च की जाएगी इस बजट में। लघु सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए। ये सब डाटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीधे सीधे परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा 1,000 ई-नाम, ठीक है, जो ई मार्केट हैं किसानों के लिए। तो इससे क्या होगा, किसान जो है वैश्विक बाज़ारों से जुड़ जाएंगे। और MSP जो फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, इस बार अमित शाह के अनुसार 1.5 गुना अधिक पेड किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य पर चर्चा की है। इनके अनुसार स्वास्थ्य बजट में भारत का 137% का वृद्धि हुआ है पिछले वर्ष की अपेक्षा। कोरोना काल के दौरान भारत के द्वारा टेस्टिंग नेटवर्क, PPE किट उत्पादन में रिकॉर्ड कायम किया गया और आत्मनिर्भर बन सका है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की जाएगी जल्द ही, जो 75,000 गाँव में वेलनेस सेंटर्स इस योजना के तहत जो है स्थापित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या को सॉल्व किया जा सकेगा। कोरोना वैक्सीन के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपया जो है इस बजट में प्रदान किए गए हैं। कोरोना टीके के उत्पादन में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। कोवैक्सीन आप जानते हैं, और इससे जो है निर्यात करने का भी लक्ष्य रखा गया है और पड़ोसी देशों को भेजा जा रहा है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। ये सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अमित शाह ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों के आंकड़े भी अमित शाह के द्वारा डाले गए हैं, उन्हें आप ध्यान रखिए। उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल चुका है। आप जानते हैं इसके तहत सिलेंडर, गैस रेगुलेटर वगैरह दिया जाता है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है। अमित शाह के शब्दों में यह बजट का मानवतावादी पक्ष है। भारत में 5 नए बंदरगाह मत्स्य क्षेत्र को ध्यान में रखकर निर्मित किए जाएंगे इस बजट में, ठीक है। इससे मछुआरों को हेल्प मिलेगी। प्रवासी मजदूरों की डाटा को एकीकृत करने का भी व्यवस्था इस बजट के माध्यम से किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है एक राशन कार्ड का लाभ, एक देश एक राशन कार्ड का लाभ प्रवासी मजदूर इसके माध्यम से उठा पाएंगे। सस्ते घर के कर्ज में जो छूट चल रही है उसे 1 साल तक वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में भी कई आंकड़े इसी संपादकीय में दिए गए हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को जो आवंटन किया गया है इस बजट में वह है 1,18,000 करोड़ रुपए, ठीक है। रेलवे के लिए आवंटन है आपका 1,10,000 करोड़ रुपए। और जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को प्रोत्साहन सरकार द्वारा आधारभूत ढांचा के विकास के लिए दिया जाएगा। पूंजीगत व्यय में 34.5% की वृद्धि इस बजट में की गई है, यानी कि पूंजीगत व्यय जो है अब
5,55,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे इस बजट में। और एफडीआई का देखा जाए, अगर विगत 3 माह में कितने भारत में निवेश हुए हैं, तो अमित शाह का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जो निवेश के लिए प्रोत्साहन की नीतियां बनाई गई हैं, उसके कारण $24.5 अरब का निवेश आकर्षित हुआ है विदेशों से। राजकोषीय घाटा पर भी चर्चा की गई है। राजकोषीय घाटा जो है 9.5% के स्तर पर पहुंच चुका है। विकास दर अगर 6% रहे रेगुलर, तो अगले 4 वर्षों में राजकोषीय घाटा जो है 2025-26 के वित्तीय वर्ष तक 4.5% तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब अगले मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते हैं जो आपके संपादकीय में दिए गए हैं, जागरण के संपादकीय ही हैं, और ये बहुत ही दुखद घटना है, चमोली आपदा। ठीक है, ये वास्तव में इस आपदा ने 2013 के केदारनाथ आपदा की याद दिला दी है। चमोली आपदा जो है, एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, वास्तव में क्या प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है? ठीक है, तो निश्चित रूप से सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहकर आप पल्ले को नहीं झाड़ सकते, क्योंकि मानव ने कुछ ऐसी भूलें कर दी हैं जिसके कारण एक ओर तो जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर हो रहे हैं, दूसरी ओर उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो भी आपका, अगर आप गहन विश्लेषण करते हैं, तो जल विद्युत विकास परियोजनाएं और साथ ही अन्य विकास योजनाओं, पर्यटन को प्रोत्साहन इत्यादि के कारण पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अनावश्यक निर्माण कार्य, पहाड़ों में जो एक आपका सूक्ष्म प्रबंधन होता है, प्राकृतिक प्रबंधन होता है, पूरी तरह से उस समरसता को तोड़ दिया गया है, जिसके कारण ऐसी आपदाएं आती रहती हैं। इसलिए यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि मानवीय आपदा भी है। जो कल आपने खबर पढ़ा था कि चमोली के जोशी मठ के पास जो धौलीगंगा नदी के कारण जो आपदा आई है, उसके कारण लगभग 150 लोग जो हैं लापता हो गए हैं। ऋषि गंगा नदी पर जल विद्युत परियोजना और उसके अलावा तपोवन परियोजना को संभवतः भारी नुकसान पहुंचा है और वो लगभग नष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक चीज देखा गया है, ठीक है, कि जैसे ही घटना हुई और बहुत जल्द ही आपदा प्रबंधन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। इसे भारत के विकसित होती हुई आपदा प्रबंधन क्षमता के रूप में देखा जा सकता है कि हमारा जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो सुगठित हुआ है। ठीक है, लेकिन सरकार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आखिर क्यों हिमखंड जो है आपके शीत ऋतु में भी टूट रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार हिमखंड का इस ऋतु में नहीं टूटना चाहिए। जब शीत ऋतु में हिमखंड टूट रहे हैं तो सोचिए ग्रीष्म ऋतु में क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। खैर, जो भी हो, ये आपके पर्यावरण टॉपिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे एक उदाहरण के रूप में आप किसी भी सिविल सेवा में अगर बैठते हैं और इससे ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक उदाहरण के रूप में इसे आप जरूर शामिल करें, मार्क्स अच्छे आएंगे। एक संपादकीय जो है प्रभात खबर से संबंधित है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है, उसे मैं बता देता हूँ, उसे आप लोग नोट कर सकते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा यह बताया गया है कि आयात में 2% की वृद्धि हुई है और निर्यात में 5.37% की वृद्धि हुई है। अब व्यापार घाटा जो है $15.5 बिलियन यानी कि अरब डॉलर से घटकर $14.75 बिलियन आ चुका है। अब जिससे जानते हैं कि भारत एशिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है चीन और जापान के बाद, और यह बहुत ही सकारात्मक पहल है और संभवतः भारत के साथ साथ पूरा विश्व जो है कोरोना के नकारात्मक प्रभावों से विश्व की अर्थव्यवस्था निकल रही है। इसी में यह डाटा दिया गया है कि दवा, फार्मास्यूटिकल, लौह-अयस्क, इंजीनियरिंग इत्यादि में निर्यात की वृद्धि हुई है, जिसके कारण निर्यात में 5-5.5% के लगभग वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि अभी तक रेडीमेड
जो कपड़े होते हैं और पेट्रोलियम उत्पाद जो भारत के द्वारा कुछ निर्यात किए जाते हैं, इसमें सकारात्मक वृद्धि नहीं देखी गई है, जिसके कारण अभी थोड़ा और समय लगेगा इकॉनमी को रिकवर करने में। एक जो आपके विश्व व्यापार संगठन है, उसने भी कहा कि वैश्विक वस्तु व्यापार में वृद्धि कमी 21% हो गई थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी कहना है कि अब स्थिति सकारात्मक है और अगले छमाही यानी कि दिसंबर से जून तक में अच्छी वृद्धि होगी। इतना आप लोग कीजिए। और कुछ जो आपके न्यूज हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य की भर्तियों में अभ्यर्थियों के द्वारा 2 अतिरिक्त अवसर मांगा गया है, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा भी दिया गया है और कोरोना का हवाला दिया गया है। देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। और एक जो है मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा जो है 2016-17 से 2020-21 तक का डाटा दिया गया है कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। पहले जहां 1 से 1.5 करोड़ थे, तो इस वर्ष जो है 2.25 करोड़ 2020-21 के वित्तीय वर्ष में। आप जानते हैं कोरोना के कारण ये हुआ है। जेपीएससी की कहानी देखी। जेपीएससी के सदस्य रहते ही जो चट्टू राज हैं, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया है, क्योंकि 62 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जा रहे थे आयोग के सदस्य के रूप में। अब ये जानना चाह रहे थे और 3 वर्ष की सर्विस के लिए विश्वविद्यालय में अपनी सेवा देने के लिए। हालांकि यह संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि अगर आप आयोग के सदस्य बन जाते हैं या अध्यक्ष बन जाते हैं, तो किसी भी लाभ के पद को फिर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस संदर्भ में राज्यपाल भी नाराज हैं। देखिए क्या इन पर एक्शन होता है। ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं जो हैं जेपीएससी में होते रहते हैं और जेपीएससी की गरिमा को ठेस पहुंचती रहती है। एक न्यूज आ रहा है, बिहार में छात्र छात्राओं में इतिहास पढ़ने का क्रेज बढ़ा है। संभवतः सिविल सेवा को ध्यान में रखते हुए इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि को महत्व दे रहे हैं नए छात्र। एक जो न्यूज आया है, गैर अनुसूचित जिले की नियोजन नीति वापस लेने का संकल्प जारी किया गया है। ठीक है, लेकिन जो अनुसूचित जिले हैं वो भी नहीं बच पाएंगे, क्योंकि नियोजन नीति जो है सभी के लिए समान होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना ही होगा। यह है सूरज दुबे, पलामू के चैनपुर निवासी, नेवी ऑफिसर हैं थे। इनकी हत्या जो है महाराष्ट्र में कर दी गई। हालांकि इनका अपहरण चेन्नई में किया गया है। कोई भी युवा कितने परिश्रम के बाद एक अच्छी नौकरी प्राप्त करता है, इस ढंग से अपराधियों के द्वारा जीवन का अंत कर देना बहुत ही दुखद है। झारखंड सरकार द्वारा इस संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार से जरूर बात करनी चाहिए। एक अच्छा अवसर है आपके लिए। एसएससी एमटीएस 10वीं उत्तीर्ण जो भी अभ्यर्थी हैं भर सकते हैं। सिलेबस को आप देख लें वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग हमसे